दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। समकालीन कलाकारों पर आधारित ऑडियो श्रृंखला का यह छठवां अंक प्रस्तुत है। आज हम चर्चा करेंगे बंगाल शैली के आधार स्तंभ चित्रकारों में से एक पद्म भूषण नंदलाल बसु के बारे में। इन्होंने न केवल भारतीय कला को पुनर्जीवित करने में सहयोग किया, बल्कि भारतीय संविधान पर भी अपनी चित्रकारी की छटा बिखेरी। मित्रों, आप किताबें पढ़ते हैं, पीडीएफ पढ़ते हैं, प्रैक्टिस से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। उसी क्रम में ये ऑडियो श्रृंखला भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब आप नोट्स को सिर्फ सुनते हैं तो आपका दिमाग एक थॉट प्रोसेस से गुजरता है। आपका विषय को सोचने और समझने में इंटरेस्ट बढ़ता है। फिर जब आप किताबें पढ़ते हैं तो वे आसानी से समझ में आती हैं। इसीलिए सुनना जरूरी है। टीजीटी पीएचडी कला की परीक्षा में समकालीन कलाकारों पर प्रश्न काफ़ी आते हैं और बहुत जल्द हम टू द पॉइंट श्रृंखला भी टेक्स्ट माध्यम में शुरू करेंगे। तो फिर चलिए सुनते हैं प्रसिद्ध बंगाल शैली के कलाकार नंदलाल बसु के बारे में। कलागुरु अवनींद्रनाथ ठाकुर के प्रिय शिष्यों में और अपनी प्रतिभा से भारतीय कला जगत को समृद्ध करने वाले नंदलाल बसु का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्होंने अपनी प्रतिभा और प्रयोग धर्मिता से कला को निरंतर समृद्ध किया तथा अपने गुरु से भी आगे चलकर दिखाया। नंदलाल बसु का जन्म 3 दिसंबर 1883 को बिहार के मुंगेर जिले के खड़गपुर में हुआ था। इनके पिता पूर्णचंद बसु एक वास्तुविद और दरभंगा के स्टेट मैनेजर थे। इनकी माता छेममणि सभ्य और धार्मिक महिला थी। दुर्भाग्य से जब नंदलाल केवल 8 वर्ष के थे, माता का देहांत हो गया। इस प्रतिभा संपन्न बालक को मातृ स्नेह से भले ही वंचित होना पड़ा, पर पिता ने अपनी ओर से भरपूर स्नेह देकर इस बालक की परवरिश की। बचपन में नंदलाल बसु का अधिकांश समय मिट्टी के खिलौने बनाने, नदी के पाटों को निहारने और जल में उठती लहरों के गिरने तथा उनसे खेलने में बीत रहा था। यह समय था कि बालक की पढ़ाई शुरू हो। पास के एक विद्यालय में दाखिला दिलाने के बाद बालक नंदलाल की पढ़ाई शुरू हो गई, किंतु उनका मन पारंपरिक पढ़ाई में नहीं लगता था। वे बराबर कुछ न कुछ बनाया करते थे और कलाकार बनने के बारे में ही सोचते रहते थे। इसी तरह उन्होंने इंटर की परीक्षा पास कर ली। इसी बीच एक शादी का प्रस्ताव आया, जिसे स्वीकार कर पिता ने इनकी शादी भी करा दी। शादी के समय नंदलाल की उम्र 21 वर्ष की थी। कला विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए उनके चचेरे भाई ने प्रेरित किया, जिनका नाम अतुल मित्र था तथा वे स्वयं कला के विद्यार्थी थे। कलकत्ता के स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रवेश लेने में बहुत देर हो गई थी और 30 वर्ष की आयु में नंदलाल ने उसमें प्रवेश लिया। यह नंदलाल का सौभाग्य था कि उस स्कूल के प्राचार्य तब ईवी हैबल थे और अवनींद्रनाथ टैगोर उप प्राचार्य के पद पर कार्य कर रहे थे। नंदलाल को स्कूल में दाखिला मिलने में बहुत कठिनाई हुई थी और सिफारिश न होती तो शायद दाखिला भी न मिलता। यह संयोग ही था कि नंदलाल दाखिले के लिए लाए गए सिफारिशी पत्र के साथ अपने द्वारा बनाई गई एक कृति महाश्वेता भी लाए थे। हैवेल ने उस चित्र को देखा और बहुत प्रभावित हुए। इसी चित्र की बदौलत उन्हें दाखिला मिला। यहाँ लगातार 5 वर्ष तक की शिक्षा के बाद वे स्वतंत्र कार्य करने के लिए प्रस्तुत हुए। अवनींद्रनाथ टैगोर ने अध्यापन की सेवा से मुक्ति लेकर अपनी एक चित्रशाला की स्थापना की थी, जहाँ वे अपना सृजन कार्य करते थे। नंदलाल ने अवनींद्रनाथ के सानिध्य में यहीं से काम करना प्रारंभ किया था। थोड़े दिनों के बाद ही उनका संबंध कवि रविंद्रनाथ ठाकुर से हो गया और वे नंदलाल के कामकाज से प्रभावित हुए। अवनींद्रनाथ के सुझाव पर रविंद्रनाथ ने नंदलाल को शांति निकेतन के कला भवन में आने का न्योता दिया। फलतः उन्होंने कला भवन में अध्यापक का दायित्व स्वीकार किया। यहाँ के वातावरण ने उनकी कला की भावमयता और कल्पनाशीलता को जगाया। राष्ट्रीय चेतना से संपन्न इस कलाकार को कला भवन के अध्यक्ष का पद भी दिया गया।
मास्टर मोसाय के संबोधन से जाने जाने वाले नंदलाल बसु ने अपनी उदारता, प्रेम वात्सलता और सहजता के कारण कला भवन में अपार लोकप्रियता प्राप्त की। उनके अधिकांश महत्वपूर्ण काम कला भवन के परिसर में ही बने और वे स्वयं राष्ट्रीय स्तर के कलाकार भी यहीं बने। कला भवन को जीवंत और रसमय कला परिसर बनाने में कवि गुरु के साथ साथ नंदलाल बसु का भी हाथ था। शांति निकेतन में कवि गुरु विचित्रता नामक गोष्ठी का संचालन करते थे, जिसमें सक्रिय भागीदारी नंदलाल बसु की भी होती थी। उन्होंने कवि गुरु के साथ चीन, जापान, लंका आदि देशों की यात्राएं की और कला का व्यापक अनुभव प्राप्त किया। 1920-21 में नंदलाल बसु ने अपने कलाकार मित्रों के साथ अजंता और बाघ के गुफा चित्रों की प्रतिकृतियां की और उसके साथ कला के बहुमूल्य मानकों को आत्मसात किया। नंदलाल ने भारतीय कला परंपराओं का गहरा अध्ययन किया था और अपनी प्रेरणा से कला को सर्वदेशिक बनाया था। उनकी कला की सामर्थ्य उनके रेखांकनों में दिखती है, जो चित्रकला की अपेक्षा भारतीय मूर्तिकला और स्थापत्य से अधिक प्रभावित है। उन्होंने जल रंग, टेम्परा, तैल आदि माध्यमों में काम किया। वॉश तकनीक में भी दक्षता दिखाई तो भित्ति चित्र भी किया और सब में उन्होंने अनूठी छाप छोड़ी। अपने स्वभाव से वे प्रयोगधर्मी कलाकार थे। प्रयोगधर्मी होने के बावजूद अपनी परंपरा में रहना उन्हें इष्ट था। अपनी पारंपरिक पद्धतियों का गहरा अध्ययन कर उन्होंने अपनी कला को ऐसी सजीवता देने की सफल चेष्टा की जिससे परंपरा के भीतर रहते हुए उसके वैशिष्ट्य का पता पाया जा सके। किसी भी विषय को उसकी नई भंगिमाओं, उद्भावनाओं और नई अर्थ संभावनाओं के साथ अभिव्यक्त करने के मामले में नंदलाल बसु अद्वितीय थे। समकालीन सामाजिक जीवन के नाना दृश्य, चरित्र और जीवन के गहरे मनोभावों के साथ साथ नंदलाल ने पौराणिक आख्यानों को भी अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया तथा उसे अधिक प्रासंगिक और उपादेय बना दिया। यह अकारण नहीं है कि बंगाल शैली के दूसरे चित्रकारों की अपेक्षा नंदलाल बसु की कला अधिक संयत और उत्तरदायी तथा नैतिकता पर ठहरती है। स्थानीयता उनकी कला के लिए एक रोग कभी नहीं बन पाया। वे सदा राष्ट्रीय परिवेश के कलाकार बने रहे। महात्मा गांधी के निकट संपर्कों ने भी उन्हें विराटता दी थी। मालूम हो कि लखनऊ में 1935 में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन के लिए पंडाल की सज्जा नंदलाल बसु ने की थी। उन्हें गांधी जी ने सादर इस कार्य के लिए बुलाया और इसी तरह उन्होंने 1936 के फैजपुर यानी कि महाराष्ट्र में तथा 1937 में हरिपुरा गुजरात में हुए कांग्रेस के अधिवेशन के लिए पंडाल की सज्जा की थी। हरिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन के लिए नंदलाल बसु ने कुछ पोस्टर भी बनाए थे जिसमें कामगार भारतीय जनों के भावपूर्ण चित्र थे। इन्हें हरिपुरा पोस्टर के रूप में जाना जाता है। गांधी जी नंदलाल बसु को भारत के अन्यतम कलाकारों में गिना करते थे। नंदलाल बसु के अधिकांश चित्रों का विषय पौराणिक आख्यानों पर आधारित है। इसमें समाज, व्यक्ति का जीवन, भारतीय पर्व त्योहार और जनजीवन के नाना रंगों को भी जगह मिली है। तकनीक के स्तर पर इन कृतियों में संयोजन, रंग व्यवहार, रेखाओं की लयात्मकता तथा ऐन्द्रिकता इतनी प्रखर है कि सहज ही हम आकर्षित होते चले जाते हैं। अपने गुरु अवनींद्रनाथ की तरह ही नंदलाल ने भी बड़ी संख्या में कृतियों का सृजन किया और प्रायः हर स्तर पर अपनी आजमाई पद्धतियों का इस्तेमाल किया। नंदलाल की कला की एक महत्वपूर्ण विशेषता उनका अभिकल्पन है। वे चूंकि भारतीय कला परंपराओं के गहरे जानकार थे, इसलिए उसके सजावटी तत्वों को बहुत महत्व देते थे। धीरे धीरे अभिकल्पन उनकी कला तकनीक का एक मुख्य अंग बन गई। अलंकरण की यह प्रवृत्ति उनकी कृतियों की सुदृढ़ता को बढ़ाती है। उनकी तकनीकी कुशलता का एक पक्ष उनकी रेखाओं की प्रौढ़ता है। चाहे लय हो, बल हो या प्रवाह, उनकी रेखाएं उनकी कृति के विन्यास को मजबूती से थामती हैं और उसे अपेक्षित प्रभाव से भर देती हैं।
अजंता और बाघ के भित्ति चित्रों से लेकर बंगाल की पटुआ शैली, स्थानीय लोक कलाओं से भी नंदलाल बसु को प्रेम था। इसलिए उनकी कृतियों में इन सभी परोक्ष प्रत्यक्ष प्रभावों का प्रतिफल तो दिखता ही है, पर यह प्रभाव भी नंदलाल की कला के निजस्व में अपने को विलीन कर देता है। यही कारण है कि इस कलाकार की गंभीर से गंभीर कृति में सहजता तो दिखती है, पर उस सहजता में गंभीर भावों का ऐसा संमुखन भी दिखता है कि भावक विस्मय से भर उठता है। नंदलाल बसु ने जल रंग, तैल, टेम्परा, वॉश तकनीक आदि में काम करने के साथ साथ भित्ति चित्रों को भी नई ऊंचाई दी। जगदीश चंद्र बसु संस्थान बड़ौदा के राजमहल तथा शांति निकेतन में बनाए गए उनके भित्ति चित्रों को आदर्श भित्ति चित्र माना जाता है। शांति निकेतन के भित्ति चित्र 1935 से 1947 के बीच बनाए गए। कला भवन शांति निकेतन में उनके द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र अर्जुन और चित्रांगदा, जो 11 फीट लंबा है, को भित्ति चित्रण की अनुपम कृति माना जाता है। उनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियां इस प्रकार हैं: अर्जुन, द्रुत कीड़ा, विहनला, विषपाई शिव, शोकार्त उमा, तपोनिष्ठ उमा, गंगा अवतरण, चैतन्य महाप्रभु, राधा विरह, कुंज में राधा, बुद्ध का गृह त्याग, मृग छौना लिए हुए बुद्ध की यज्ञशाला की ओर प्रस्थान, सती दाह, सुजाता, महाप्रस्थान, पार्थ सारथी, अभिमन्यु वध, हरमुख गंगोत्री, संघमित्रा, पुष्प ले जाती महिला, सिंगार संहार, अर्धनारीश्वर, वीणावादनी, स्वर्ण कलश, सरस्वती, गोपालपुर के मछेरे, साण, नटी पूजा आदि महत्वपूर्ण कृतियां हैं। इन कृतियों को राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, कला भवन के संग्रहालय सहित देश विदेश के निजी संग्रहों तथा संग्रहालयों में संरक्षित किया गया है। यह कला जीवन की कला के साथ साथ गौरवशाली भारतीय परंपराओं की समन्वित कला है, जिसमें नंदलाल बसु की प्रतिभा का विस्फोट तो है ही, एक नई कला दृष्टि की खोज का उद्यम भी है। नंदलाल के रूपाकार अपने आसपास के जीवन से एकमेव होकर जीवंत हो उठे और कला को लोकग्राही बना सके। नंदलाल बसु की कला सचमुच विराट की कला है, जिसमें कला तो अपने उत्कृष्ट वितान पर है ही, उसका दर्शन भी उतना ही गौरवपूर्ण और अर्थपूर्ण है। अगर इस कलाकार की कृतियों को देखने और उसे समझने की ओर प्रवृत्त हों तो आप पाएंगे कि कृति अपने विन्यास में गहरे मूल्यों को संप्रेषित करती है तथा उनके मूल्यों के प्रभाव से कृति के उपादान निर्मित होते हैं। यह नंदलाल की कला का निजी वैशिष्ट्य है, जो किसी भी दूसरे कलाकार में नहीं दिखता है। वे परम मानवतावादी कलाकार थे, जो गांधी जी की निकटता के बाद विशुद्ध भारतीय दर्शन से परमार्थवाद तक पहुंच गए थे। उन्होंने कहा है, मानव मात्र की अपरिमित तृष्णा मानवता पर छाए हुए गहरे संकट के कारण है। यही उन सब कारणों की जड़ है जिसने आज मानवता को पंगु बना दिया है। आज हम व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन की वास्तविक राह से कहीं दूर खड़े हुए हैं। हमें उससे उभरना होगा। 1923 से 1953 तक वे कला भवन के अध्यक्ष रहे और इस अवधि में उन्होंने कई पीढ़ियों के कलाकारों को कला दीक्षा दी, उनका मार्गदर्शन किया। उनका वात्सल्य स्नेह पाकर कलाकारों की जो नई पौध तैयार हुई, उसने भारतीय कला की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक कला आचार्य के रूप में उन्होंने कला के अनेक क्षेत्रों पर गंभीरता से विचार करते हुए कई पुस्तकों की रचना की, जिनमें शिल्प कला रूपावली तथा शिल्प चर्चा जैसी कृतियां मानक मानी जाती हैं। इन पुस्तकों में भी नंदलाल बसु ने कला और समाज के संबंधों सहित उसके लोकग्राही रूप की चर्चा की है तथा कलाकारों को सीख दी है कि वे कला को अपने अंतर्मन की अभिव्यक्ति माने। उनका हमेशा इस बात पर बल रहा है कि कला को अपनी परंपरा तथा अपनी स्थानीयता में होना चाहिए, तभी वह जनरुचि में शामिल हो सकेगी, अन्यथा वह दूर की कौड़ी ही लगेगी जो कला के लिए उपयुक्त नहीं है। नंदलाल बसु 1953 में सेवानिवृत्त के बाद 1954 में स्थापित हुई ललित कला अकादमी के पहले अध्यक्ष के लिए नामांकित किया गया था, पर उन्होंने अपनी खराब सेहत की वजह से इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। 1960 में इसी अकादमी ने
अपनी रत्न सदस्यता उन्हें देकर सम्मानित किया था। उन्हें भारत सरकार का पद्म भूषण, ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ आर्ट का सम्मान, काशी विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा मानक डॉक्टरेट की उपाधियां सहित बहुत से सम्मान मिले। वे सर्वथा पहले भारतीय कलाकार भी रहे जिनकी कृतियों पर रंगीन वृत्तचित्र तैयार किया गया था। इन कृतियों में अहिल्या, पार्थसारथी, लक्ष्मी, पद्म स्थिति, कुरुक्षेत्र, दांडी मार्च, उमा शिव, सबरी तथा उषा किरण प्रमुख है। नंदलाल बसु के निर्देशन में ही भारत के संविधान का चित्रांकन हुआ था। सही अर्थों में नंदलाल बसु बंगाल शैली के अन्य सभी कलाकारों में अपनी कृतियों को वैशिष्ट, अपरिमित कला सृजन तथा पूरे देश में कला को प्रसारित करने तथा कई पीढ़ियों के कलाकारों को प्रशिक्षण कर कला के विकास में भागीरथ प्रयत्न करने के कारण बहुत ही प्रिय कलाकार सिद्ध हुए। 16 अप्रैल 1966 में 83 वर्ष की अवस्था में नंदलाल बसु का देहांत हो गया और एक तरह से उस गौरवशाली समावेशी युग का अंत हो गया जिसमें परंपरा, प्रयोग और मानवता का मणिकांचन योग था। पर भौतिक रूप से अपनी अनुपस्थिति के बावजूद नंदलाल बसु जैसे कलाकार अपनी कृतियों और विचारों से हर युग को सदैव अनुप्राणित करते रहे हैं। नंदलाल बसु भी करते हैं और करते रहेंगे, इसमें संदेह नहीं है। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में किसी नए कलाकार के साथ। नमस्कार।